अगर आप हमें बाद में भी, अगर लाइव नहीं है तो अगर बाद में भी हमें देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम अपने और प्रश्नों में सुधार कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न की ओर देखिए कि इंडिया डिवाइडेड नामक पत्र का संपादन किसने किया था। इंडिया डिवाइडेड नामक पत्र का संपादन किसने किया था। ऑप्शन एक है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है, टेक्नोलॉजी का भी भाई सब जानते हैं कभी कभी लोचा हो जाता है, तकनीक भी जो है ना कभी कभी काम करना बंद कर देता है। चलिए हाँ, तो प्रश्न ये है कि इंडिया डिवाइडेड है ना, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन एक राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है जीके गोखले। तो बताइएगा कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए अब आता है कि पहले जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं। देखिए जयप्रकाश नारायण कौन है। जयप्रकाश नारायण वही हैं, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कौन क्रांति है ना, संपूर्ण क्रांति। कब दिया था, तो इन्होंने दिया था 1974 में पटना के गांधी मैदान में, याद रखेंगे कई बार पूछा हुआ है, गांधी मैदान में, गांधी मैदान में दिया था इसका नारा। अच्छा अब जो है ये जो संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या है, संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं। संपूर्ण क्रांति जो है वो 7 शब्दों के मेल से बना है। कौन, तो आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति। ठीक है, बौद्धिक क्रांति, एक और भी है, 1 2 3 4 5 6, हाँ एक और है, वो है आपका कि आध्यात्मिक क्रांति। बिल्कुल, एक है आध्यात्मिक क्रांति, एक है आध्यात्मिक क्रांति। तो ये 7 शब्दों से मिलकर बना है आपका संपूर्ण क्रांति। समझे, ये दिया गया था कहाँ, तो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दिया गया था। और ये आया था कांग्रेस के खिलाफ, जब श्रीमती गांधी जो है ना जब इमरजेंसी लागू कर दी थी तो उनके खिलाफ में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। और उसी आंदोलन में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो है जयप्रकाश नारायण ने इस संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। क्लियर। अच्छा अब आइए थोड़ा सा दादा भाई नौरोजी पे। दादा भाई नौरोजी जो हैं हमारे वयोवृद्ध हैं, इनकी पुस्तक है, उसका नाम है, इनकी जो पुस्तक है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो इकोनॉमी पर लिखा हुआ पहला पुस्तक है भारत में। और उसके बाद जो है इन्होंने ही बताया था कि किस प्रकार से ब्रिटिश जो है भारत से जो है मतलब कह सकते हैं संपत्ति का ड्रेन कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया। अच्छा एक है जीके गोखले साहब, थर्ड में जीके गोखले। जीके गोखले कौन है, तो जीके गोखले वही हैं, ये है आपके कौन, तो जीके गोखले महात्मा गांधी के गुरु हैं, ये महात्मा गांधी। अच्छा जीके गोखले के गुरु कौन है, तो एमजी रानाडे हैं। जीके गोखले के गुरु हैं एमजी रानाडे, एमजी रानाडे। ठीक है, और जीके गोखले किनके गुरु हैं, तो यह महात्मा गांधी के गुरु हैं ये। ठीक, देखिए इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं कौन, तो राजेंद्र प्रसाद। देखिए राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, कई बार पूछ लेता है, तो ये है जीरादेई नामक गांव में, है ना, जीरादेई नामक गांव में हुआ था। ये है कहाँ, तो बिहार में, बिहार के सिवान जिला में है, सिवान जिला में। इनकी पत्नी जो है ना, इनकी पत्नी का नाम है इनकी पत्नी का नाम है राजवंशी देवी। इनकी पत्नी का नाम है राजवंशी देवी, ये भी कई बार पूछ लेता है, याद रखिएगा। और ये जो राजेंद्र प्रसाद है, इनका जो जन्म हुआ था 1884 में हुआ था। ठीक, 1884 में, बिहार के हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद के बारे में इतनी बात। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हाँ, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है। ऑप्शन एक है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। तो अब बताइए कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है।
देखिए भारतीय अशांति का जनक जो है एक कहने वाला, उसका नाम है वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल, सिरोल किनको कह दिया था? तो ये कह दिया था बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक ने जो है ना 1916 ईस्वी में एक क्या कह सकते हैं उसका, देखिए नाम भूल गया उसका, कि बाल गंगाधर तिलक ने पहले तो आप देखें कि 1894 में इन्होंने शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया, शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव, गणेश उत्सव है ना। और 1916 में जो है ये एक, अच्छा 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी लीग की स्थापना की थी? ये प्रश्न बताइए, आपको बताना है कौन सी लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। और दूसरा कि बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु है 1 अगस्त है ना, 1 अगस्त 1920 को हो गई थी। और उसी दिन 1 अगस्त के ही दिन भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। क्लियर? तो अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है कि बायोप्सी क्या कहलाता है? बायोप्सी क्या है ना, बायोप्सी क्या है? अच्छा एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का दूत तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था, ठीक है, लेकिन एक प्रश्न बताइए कि वाइट्समैन वर्डेन थ्योरी किसने दिया था? वाइट्समैन वर्डेन थ्योरी किसने दिया था, है ना? वाइट्समैन वर्डेन थ्योरी किसने दिया था? आप कमेंट करके बताएंगे कि किसने दिया है जो। तो अगला प्रश्न है कि बायोप्सी क्या है? ऑप्शन एक है कि जीवन का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है बायोप्सी। ऑप्शन बी है कि मृत्यु उपरांत शरीर का परीक्षण है। ऑप्शन सी है कि पर्यावरण में जीवन का मूल्यांकन है। और ऑप्शन सी है कि चिकित्सीय निदान तकनीक है। तो बताइएगा कि बायोप्सी क्या है? ठीक है, देखिए बायोप्सी जो है वो एक प्रकार का चिकित्सीय निदान है। यानी कि बायोप्सी का मतलब है कि अगर कोई अंग में, खास करके जिसको कैंसर की बीमारी होती है, ट्यूमर है या फिर और भी कई जगहों पे जो अंदरूनी कैंसर है, जैसे लीवर कैंसर हो या फिर आपको गॉल ब्लैडर कैंसर हो, तो ऐसे कैंसर की जांच के लिए जो बायोप्सी किया जाता है। और बायोप्सी के तहत हम उस अंग से कुछ टिश्यू निकाल लेते हैं, कुछ जो है आपका उसमें से अंग निकाल करके उसको लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज दिया जाता है, उसको हम बायोप्सी कहते हैं। और बायोप्सी की जो प्रक्रिया होती है वो कोई सुई इंजेक्ट करके उसमें से अंग निकाल लेते हैं। तो ये बायोप्सी है, यानी कि डी ऑप्शन सही है, चिकित्सा निदान है बायोप्सी। ऑप्शन नंबर, हाँ प्रश्न आ जाइए तीसरे नंबर प्रश्न पे कि सोनोग्राफी कब की जाती है? यानी कि सोनोग्राफी कब की जाती है, यानी कि सोनोग्राफी किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन एक है कि गुर्दों की पथरी की जांच के लिए। ऑप्शन बी है कि रेशे युक्त तत्वों के नष्ट करने के लिए। ऑप्शन सी है तरंग अंगों के चित्र लेने के लिए, तरंग नहीं ये अंतरंग होगा, अंतरंग अंगों के चित्र लेने के लिए। ऑप्शन डी है दिल की धड़कन मापने के लिए। और ई है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बताइए कि सोनोग्राफी कब की जाती है? देखिए सोनोग्राफी एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके जो शिशु होते हैं ना, उनके गर्भ में, उनके धड़कन को हम जांच करते हैं सोनोग्राफी के माध्यम से। और ये जो है 3 महीने है ना, जो महिला प्रेग्नेंट होती हैं उनके तीसरे महीने में सोनोग्राफी की जाती है और एक 6वें महीने में सोनोग्राफी की जाती है, ताकि बच्चों के लिंग विकास किस प्रकार से हो रहा है, बच्चों में किस प्रकार से विकास हो रहा है, उसका ध्यान रखा जा सके। तो ये है आपका सोनोग्राफी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए कि शिवाजी को कैद कर किस जेल में रखा गया था? शिवाजी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? ऑप्शन एक है मांडले जेल। ऑप्शन बी है आगरा का किला। ऑप्शन सी है रायगढ़ का किला। और ऑप्शन डी है चित्तौड़ का किला। तो बताइएगा कि शिवाजी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? जरा सा इसको बताएंगे आप, किस जो है शिवाजी को कैद कर किस जेल में रखा गया था? देखिए शिवाजी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है ना, हम खैर कहानी में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि शिवाजी और
ये आप कह सकते हैं कि मुगल के बीच में, है ना, बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट था, खास करके औरंगजेब के बीच में और शिवाजी के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट था। तो आप देखें कि 1665 ईस्वी में औरंगजेब का एक जो है आप कह सकते हैं कि एक सेनापति, उसका नाम है राजा राजा जय सिंह। तो राजा जय सिंह से शिवाजी की मीटिंग होती है और राजा जय सिंह के कहने पर शिवाजी मुगल दरबार में जाते हैं। ये घटना है 1666 ईस्वी की। और 1666 ईस्वी में जब शिवाजी मुगल दरबार में जाते हैं तो वहाँ पर शिवाजी से भेदभाव, अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं किया जाता, उनको भी जन सामान्य के जो लोग होते हैं उनमें ही शामिल कर दिया जाता है। शिवाजी इस पर भड़क जाते हैं। इसी के बाद शिवाजी को गिरफ्तार करके आगरा के किले में कैद कर दिया जाता है। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है कि आगरा के किले में जब शिवाजी कैद होते हैं तो कहा जाता है कि सवाई जयसिंह के सहयोग से ही वो एक फूलों के टोकरी में बैठ करके 1766 ईस्वी में ही निकल जाते हैं वहाँ से। चूँकि शिवाजी जब गिरफ्तार हुए थे तो उनके साथ उनके बेटे भी थे, संभाजी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो उनको कैद करके रखा गया था कहाँ? तो आगरा के किले में शिवाजी को। अगला प्रश्न है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस का नाम बताइए। जो हरे फल होते हैं उसको कैसे पकाया जाता है? हरे फल होते हैं उसको पकाने की जो क्रिया विधि है वो बताइए। उसमें कौन सा गैस हम लोग इस्तेमाल करते हैं हरे फलों को पकाने के लिए? ऑप्शन है एसिटिलीन, है ना, ऑप्शन है एसिटिलीन है, हाँ, ऑप्शन है एसिटिलीन, ऑप्शन है एथिलीन, और ऑप्शन है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, और ऑप्शन सी में है सी है एथिलीन। हाँ, एसिटिलीन, एथेन और एथिलीन और मिथाइल आइसोसाइनेट। तो बताइएगा कि हरे फलों को पकाने के लिए हम किस प्रकार के जो ये हैं जो गैस है उसका इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं ठीक कर रहा हूँ, इसको आप टेंशन मत लीजिए। तो हाँ, अब सही हो गया। तो बताइए, देखिए इसके लिए प्रयोग होता है एसिटिलीन गैस, है ना, इसके लिए प्रयुक्त होता है एसिटिलीन गैस, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H2, है ना, एसिटिलीन गैस होता है। इसको इसलिए इसके कारण हरे फल पक जाते हैं। अगला प्रश्न पे आ जाइए। चलिए अगला प्रश्न है, हाँ, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन बताना है आपको कि विवाहों की संख्या 8 है ना। असत्य कथन बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन 1 में है कि विवाहों की संख्या 8 है, ऑप्शन बी में है कि संस्कारों की संख्या 16 है, ऑप्शन सी में है कि पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, और ऑप्शन डी में है कि धर्म सबसे उत्तम पुरुषार्थ नहीं है। तो इसमें असत्य कथन बताना है कौन सा असत्य कथन है। फिर से मैं एक बार ऑप्शन आपको पढ़ देता हूं, है ना। विवाहों की संख्या 8 है, संस्कारों की संख्या 16 है, पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, और धर्म सबसे उत्तम पुरुषार्थ है। तो बताइएगा कि इसमें असत्य कौन है। देखिए विवाह की संख्या 8 है, बिल्कुल सही है। जैसे देव विवाह है, पैचासिक विवाह है, राक्षस विवाह है, गंधर्व विवाह है। तो विवाहों की संख्या 8 है बिल्कुल। संस्कारों की संख्या 16 है ना, 16 संस्कार हैं। जैसे मतलब कि केश कमल संस्कार, कर्णवेदन संस्कार, नामकरण संस्कार, जो है उपनयन संस्कार और विवाह संस्कार। उसके बाद जो है अंतिम में जो संस्कार उसको दाह संस्कार। तो संस्कारों की संख्या बिल्कुल 16 है, ये भी सही है। पुरुषार्थ 4 प्रकार के हैं, बिल्कुल 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। कौन कौन? तो अर्थ, है ना, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। इसमें अगला है कि धर्म सबसे उत्तम पुरुषार्थ है, नहीं है, सॉरी, धर्म सबसे उत्तम पुरुषार्थ नहीं है, ये गलत है। धर्म जो है वो सबसे उत्तम पुरुषार्थ है। तो याद रखिएगा कि धर्म सबसे उत्तम पुरुषार्थ है। चारों पुरुषार्थों में सबसे उत्तम पुरुषार्थ कौन है? तो धर्म है, ये याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं आपका कि मैसूर के किस राजा के अंतर्गत हैदर अली सेना का अधिकारी था? मैसूर के किस राजा के अंतर्गत
जो है हैदर अली सेना का अधिकारी था? ऑप्शन एक है नंजराज, ऑप्शन बी है देवराज, ऑप्शन सी है चिक्का कृष्णराज और ऑप्शन डी है जमोरीन। तो बताइएगा कि ये जो है हैदर अली किस राजा के अंतर्गत सेना का अधिकारी है? देखिए हैदर अली जो है ये चिक्का कृष्णराज के अंतर्गत एक सेना का अधिकारी है जो वाडियार वंश का शासक है। ठीक है, वाडियार वंश का शासक है ये, इसी के अंतर्गत सेना का अधिकारी है। और चिक्का कृष्णराज के दो अधिकारी हैं नंजराज और देवराज। ठीक है, और इसी को पराजित करके जो है हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना की है, मैसूर राज्य की स्थापना की। ठीक है, और 4 मैसूर औंगल युद्ध लड़े गए, 4 जो है औंगल मैसूर युद्ध लड़े गए, मैसूर युद्ध लड़े गए, है ना। इसमें पहला जो युद्ध है आपको पहला मैसूर औंगल युद्ध वो था 1767 से, है ना, 1767 से लेकर के 1769 तक। दूसरा औंगल मैसूर युद्ध आपको मिलेगा 1780 से 1784 के बीच। तीसरा औंगल मैसूर युद्ध मिलेगा 1790 से लेकर के 1792। और चौथा औंगल मैसूर युद्ध होगा वो होगा 1799 ईस्वी में, जिसमें हैदर अली मारा जाएगा और टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में जो है आपको द्वितीय औंगल मैसूर युद्ध में मारा जाएगा। ये मतलब कि टीपू सुल्तान मारा जाएगा और अंत में 1799 ईस्वी में चतुर्थ औंगल मैसूर युद्ध में आपका टीपू सुल्तान मारा जाएगा और हैदर अली मारा जाएगा 1782 ईस्वी के द्वितीय औंगल मैसूर युद्ध में। क्लियर? तो अब अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से करीबा बांध किस नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट बांध है भाई, करीबा बांध किस नदी पर है? एक है नील नदी, ऑप्शन बी है अमेजन नदी, ऑप्शन सी है जाम्बेजी नदी और ऑप्शन डी है पो नदी। तो करीबा बांध किस नदी पर है? देखिए करीबा बांध के बारे में कहा जाता है कि बड़ा महत्वपूर्ण बांध है और ये अफ्रीका का एक देश है, सॉरी अफ्रीका में स्थित है, ये अफ्रीका में, है ना, ये अफ्रीका में स्थित है करीबा बांध। इस नदी का नाम है जाम्बेजी नदी, है ना, जाम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। और जाम्बेजी नदी ना, ये जो नदी है वो 2 देशों के बीच में बहती है, सॉरी करीबा बांध जो है वो 2 देशों के बीच में है, एक है आपका जाम्बिया और एक है जिम्बाब्वे, है ना। एक है जाम्बिया और प्लस जिम्बाब्वे के बीच में आपको दिखेगा आपको एक कौन सा, तो करीबा बांध। और याद रखिएगा कि अफ्रीका में महान भ्रंश घाटी है। ठीक है, अफ्रीका में महान भ्रंश घाटी है और उसमें कई सारे छोटे छोटे झील हैं, जैसे कि टाना झील, टुरकाना झील, एडवर्डा झील, एल्बर्ट झील, क्योगा झील, मालावी झील, ये सब जो है ना अफ्रीका में जो महान भ्रंश घाटी है उसमें स्थित झीलें हैं। एक झील जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है विक्टोरिया झील, है ना, विक्टोरिया झील, है ना। विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका में स्थित है और यहीं से नील नदी निकलती है, इसका नाम है ब्लू नील। और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है और नील नदी को हम मिस्र का शोक भी कहते हैं। और नील नदी गिरती कहाँ है, तो ये गिरती है आपको क्या कह सकते हैं कि ये लाल सागर में, नहीं ये गिरता है भूमध्य सागर में। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। अच्छा, नील जो मिस्र है ना, मिस्र में एक सिनाई द्वीप है जो अभी हाल में जो हमास यानी कि गाजा पट्टी और ये इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है ना, उसमें एक द्वीप का जिक्र होता है बार, उसका नाम है सिनाई द्वीप, है ना। और सिनाई द्वीप और मिस्र के बीच में एक नहर निकलता है, उसका नाम है स्वेज नहर। ठीक, स्वेज कनाल जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो ये इसमें याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधे में जल को ऊपर की ओर चढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? प्रश्न है कि पौधों में जल का ऊपर की ओर चढ़ना क्या कहलाता है? रसारोहण कहलाता है, जाइलम कहलाता है, फ्लोएम कहलाता है कि केंद्रक कहलाता है? प्रश्न फिर से एक बार पढ़िएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा प्रश्न।
कहता है कि पौधों में जल का ऊपर की ओर चढ़ना क्या कहलाता है? रसारोहण, जाइलम, फ्लोएम और केंद्रक। देखिए, अगर मान लेते हैं कि अगर ये इस प्रकार से कोई पेड़ है, ठीक है, ये जो पेड़ है, तो पेड़ जो है ना, जल और भोजन यहाँ से मतलब कि मिट्टी से लेके जाता है। तो इस जो ले जाने वाला जो रूट्स होते हैं, ले जाने वाले जो ये होते हैं ना, उसको हम कहते हैं जाइलम। जाइलम ले जाने वाले जो पतले पतले जो उनके क्या कह सकते हैं कि अंग होते हैं, उसको हम कहते हैं जाइलम। और जाइलम जो है वो जल और भोजन लेके जाते हैं, और भी कुछ जो उनके मटेरियल होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उसको लेके जाते हैं नीचे से, जाइलम। और ये जो पत्ते हैं ना, पत्ते से जो बने भोजन को जड़ों में पहुंचाता है, उसका नाम होता है फ्लोएम। और ये जो लाने और ले जाने की जो क्रिया होती है, ये कहलाता है रसारोहण। ठीक है, तो यही है कि पौधों में जल को ऊपर चढ़ाने की जो क्रिया होती है वो कहते हैं रसारोहण, लेकिन ये जल को ऊपर लेके जाता है जाइलम। समझ गए? तो ये याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कॉफी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉफी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉफी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन एक है कि होमो सेपियंस, ऑप्शन बी है राना टिग्रीना, ऑप्शन सी है ओराइजा सटाइवा, और ऑप्शन डी है कॉफिया अरेबिका। तो बताइएगा कि कॉफी का वैज्ञानिक नाम क्या है। पहले तो बात है कि वैज्ञानिक नाम है क्या, है ना। ये जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? देखिए, वैज्ञानिक नाम का जो प्रतिपादन है वो कार्ल लिनियस, है ना, लिनियस ने इसका प्रतिपादन किया था। इसको कहते हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, है ना। द्विनाम पद्धति में एक ही जो कोई भी एक जो पौधा है या पेड़ है या फिर जीव है या जंतु है, कोई भी किसी भी प्रकार के पदार्थ का दो प्रकार के नाम होते हैं। एक वंश को डिनोट करता है और दूसरा जाति को डिनोट करता है। तो पहला नाम जो है वो वंश को और दूसरा नाम जाति को डिनोट करता है। तो किसी भी चीज़, जैसे मानव ह्यूमन का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमो सेपियंस है। तो जो होमो है आपका वो क्या है? वंश है, और सेपियंस जो है वो क्या है? आपका जाति को डिनोट करता है, तो होमो सेपियंस होगा। ठीक है। एक है राना टिग्रीना, ये मेंढक का नाम है। ओराइजा सटाइवा चावल को कहते हैं। और कॉफिया अरेबिका ये है कॉफी का नाम। ठीक है, कॉफी का नाम है। ठीक, तो ऐसे देखिए कॉफी के कितने प्रकार होते हैं, जैसा कमेंट करके बताएंगे कि कॉफी के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि प्याज एवं लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? प्याज एवं लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन एक है लिथियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम, और ऑप्शन डी है सल्फर। तो बताइएगा कि प्याज एवं लहसुन में जो गंध है वो किस के कारण होता है ना। देखिए, प्याज एवं लहसुन में जो गंध का कारण है वो है सल्फर, है ना। प्याज एवं लहसुन में जो गंध का कारण है वो है सल्फर, है ना। प्याज लहसुन में एक केमिकल उसको कहते हैं एलील, हाँ, उसका नाम है एलील मिथाइल सल्फाइड, हाँ, एलील मिथाइल सल्फाइड इसका नाम है। तो इसके कारण जो है ये गंध होता है, इसमें से बहुत तेज गंध होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन एक है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है MK गांधी, और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन मत पालिएगा, आपको गड़बड़ा जाएगा। यहाँ से कंफ्यूजन अगर करेंगे तो आपको गड़बड़ा जाएगा, है ना। अब गड़बड़ा क्या जाएगा जो देखिए, पहले देखिए कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है इसको लिखा था 1921 ईस्वी में हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी ने लिखा था इसको 1921 में। और जो है 1929 में दिल्ली के असेंबली में बम फेंकने के बाद
फेंकने के बाद इसको पॉलिटिसाइज किया था भगत सिंह ने, ठीक है। तो जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इसका नाम है हसरत मोहानी, लिखा था हसरत मोहानी, लेकिन इसको जो है आगे बढ़ाया था भगत सिंह ने। अब ऑप्शन में तो हसरत मोहानी है नहीं, तो सही आंसर है भगत सिंह। देखिए अगर भगत सिंह की हम बात करते हैं तो भगत सिंह जो है उनको 1931 में फांसी दे दी गई, 1931 में फांसी दे दी गई। इनकी एक पुस्तक का नाम है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं, ठीक है। एक पुस्तक का और नाम, उसका नाम है फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, है ना। एक पुस्तक का नाम है फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब को लिखा है भगवती चरण बोहरा ने, लेकिन उसका जो प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स जो है यानी कि उसका जो सावहार है, प्रस्तावना, उसको लिखा है किसने, तो भगत सिंह ने लिखा है। लेकिन इनकी जो ओरिजिनल पुस्तक है उसका नाम है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। एक पतली सी पुस्तक है, पढ़िएगा आपको बड़ा मजा आएगा, मतलब भगत सिंह की पुस्तक, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ये जो है इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है लिखा था हसरत मोहानी ने, और इसको पॉलिटिसाइज किया था, इसको जो है बर्च मतलब वहाँ पे जो गाया था, इसको लगाया था ये दिल्ली के असेंबली में जब बम फेंकने गए थे बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, तो वहाँ पे इन्होंने इसको जोर जोर से लगाया था, तो वहाँ से ये चल पड़ा था कौन, इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा, इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्या होता है, इन कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है भैया कि इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्या है। देखिए इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ होता है कि क्रांति की जय हो, ठीक है, क्रांति की जय हो, जय हो, इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ है। क्लियर। अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न कहता है कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद से, किस अनुच्छेद में दिया गया है। निजता का अधिकार, निजता का जो अधिकार है, प्राइवेसी का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो देखिए कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। देखिए निजता का जो अधिकार है वो 2017 में संविधान में शामिल किया गया था, और इसको लाया गया था आर्टिकल 21 के तहत। 21 के तहत आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है, यानी कि ये जीवन के अधिकार में शामिल है, सॉरी ये जीवन के अधिकार में शामिल है निजता का अधिकार। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अनुच्छेद 19 जो है वो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें पहले 7 स्वतंत्रताएं थी, अब उसमें एक स्वतंत्रता हटा करके 6 स्वतंत्रताएं कर दिया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अनुच्छेद जो 20 है वो क्या कहता है। देखिए अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों के लिए 2 सीधी से संरक्षण प्रदान करता है, और अनुच्छेद 22 क्या कहता है, और अनुच्छेद 22 जो है वो कहता है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण है आपको। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ है। अनुच्छेद 21 ए क्या कहता है, अनुच्छेद 21 ए जो है वो शिक्षा का अधिकार देता है, और इसको 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21 ए को शामिल किया गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत, और इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार मुफ्त शिक्षा देगी। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, चंदन के जो वृक्ष हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, किस वन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में, ऑप्शन सी है शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, और ऑप्शन डी है कि शीतकटिबंधीय पतझड़ वन में। तो बताइएगा कि चंदन के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं। चंदन वही पुष्पा, झुकेगा नहीं। तो याद रखिए कि चंदन के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं। देखिए चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में, चंदन के वृक्ष उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में पाए जाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आता है यहाँ पर कि दुनिया में सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है, दुनिया में सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है। देखिए दुनिया में सबसे जो महंगी लकड़ी है उसका नाम है एगर वुड। एगर वुड जो है वो दुनिया में बहुत महंगी लकड़ी है, लकड़ियों में हीरा कहा जाता है एगर वुड को। चलिए, और ये जो आप देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में
जो है महुआ के, सागवान के, शीशम की लकड़ियां पाई जाती है, चंदन भी इसी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जो है निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है ना? अपने पद की शपथ नहीं लेता है। ऑप्शन एक है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो बताइएगा कि कौन जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता। देखिए, राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति, ये शपथ बिल्कुल लेते हैं, है ना। अनुच्छेद 60 के तहत, यानी कि आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति को सीजेआई, भारत के सीजेआई शपथ दिलाएंगे। क्लियर। उपराष्ट्रपति, ये ना आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल आपका जो है उपराष्ट्रपति जो है ना 69 के तहत जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ठीक। अब आइए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है, ठीक है, प्रधानमंत्री जो है आर्टिकल 99 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे। ठीक है। और जो लोकसभा अध्यक्ष है, इसको शपथ नहीं दिलाया जाता। तो ऑप्शन आपका सी सही है। लोकसभा अध्यक्ष जो है एक सदस्य के रूप में शपथ लेता है और नहीं, ये हम गलत बोल गए आपको। ये 1900 आर्टिकल 99 के तहत जो है प्रधानमंत्री की शपथ नहीं होती, है ना। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति ही। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो है ना, यहाँ पे देखिए आप, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ना, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो एक सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं और इनका सिलेक्शन होता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। और लोकसभा के सदस्यों का जो शपथ होता है वो प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर जो है वो आर्टिकल 99 के तहत राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है और प्रोटेम स्पीकर जो है उस सदस्य को बनाया जाता है जो संबंधित नई लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य हो, उसको हम प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं। और उसका काम होता है कि नई जो लोकसभा गठित हो रही है, नई जो लोकसभा आई है, उसके सदस्यों को शपथ दिलाना। और शपथ दिलाने के बाद वो अपने बीच से एक लोकसभा के स्पीकर चुनते हैं और लोकसभा के स्पीकर का काम होता है लोकसभा के कार्रवाई का संचालन करना। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सफेद सोना के नाम से जाना जाता है, सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? पेट्रोलियम को, लोहा को, चांदी को कि प्लेटिनम को? तो सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जानते हैं? देखिए, सफेद सोना जो है इसको हम जानते हैं प्लेटिनम को, है ना। सफेद सोना प्लेटिनम को जानते हैं। काला सोना, है ना, काला सोना ये है कौन? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। एक है आपका लाल सोना, लाल सोना केसर, केसर। एक है हरा सोना, ये है आपका हरा सोना चाय। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आपका एक भूरा हीरा है, एक वो है कोयला। भूरा सोना भी कभी कभी बोलते हैं, तो इसको याद रखें। अब यदि, हाँ, अगला प्रश्न है कि यदि वायुमंडल न हो तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर वायुमंडल समाप्त हो जाए तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन एक है कम हो जाएगा, ऑप्शन बी है बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऑप्शन डी है कि पहले बढ़ेगी और फिर कम हो जाएगी। तो कहता है कि वायुमंडल अगर नहीं होगा तो दिन की लंबाई क्या होगी? देखिए, वायुमंडल अगर नहीं होगा तो हमारे दिन की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिन की लंबाई जो है ये पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और कक्षीय झुकाव के कारण कम बेस होती रहती है। तो वायुमंडल अगर नहीं है तो हमारे दिन की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूर्य ताप में होने वाली भिन्नता का कारण क्या है? जो सूर्य का जो तापमान है, इसमें जो वेरिएशन होता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑप्शन एक है कि पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन बी है दिन की अवधि, ऑप्शन सी है सूर्य की किरणें और ऑप्शन डी है कि वायुमंडल में परिवर्तन। बताइएगा कि सूर्य ताप में होने वाले भिन्नता का कारण क्या है?
पृथ्वी का घूर्णन, दिन की अवधि, सूर्य की किरणें और वायुमंडल की पारदर्शिता। तो देखिए इसका सही जवाब है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही जो है आपको सूर्य ताप में भिन्नता हमको दिखाई पड़ती है। दिन रात, रात दिन होता है तो टेम्परेचर में कमी बेशी होती है। चलिए एक प्रश्न, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच में है? पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच में है? ऑप्शन एक है 0 से 20 डिग्री के बीच में, ऑप्शन बी है 20 से 40 डिग्री के बीच में, और ऑप्शन सी है 40 से 60 डिग्री के बीच में, और ऑप्शन डी है 5 से 10 डिग्री के बीच में जनसंख्या अधिक है। तो बताइएगा कि किन अक्षांशों के बीच में जनसंख्या सबसे अधिक है पृथ्वी पर? आपको पता होगा कि जो अक्षांश है ना, पृथ्वी जो ये है, पृथ्वी पर कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या 181 है और अक्षांश रेखा की संख्या 179 है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो भूमध्य रेखा है और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा है, यानी कि 23.5 डिग्री है ना नॉर्थ में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा। ठीक, लेकिन आप देखेंगे कि इस इलाके से इस इलाके के बीच में चूंकि तापमान अधिक होता है, वर्षा अधिक होती है, इस कारण से इन इलाकों में डोलड्रम कहलाता है। इस इलाकों को हम डोलड्रम कहते हैं, लगभग 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होता है। उसके बाद से आप देखिएगा कि 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच में जो है जलवायु सम रहती है, अच्छी जलवायु होती है, खेती बढ़िया होता है। इस इलाके में पॉपुलेशन अधिक होता है ना। जितने भी बड़े बड़े जनसंख्या वाले देश हैं, चाहे भारत को ले लीजिए, चाहे चीन को ले लीजिए, सब इन्हीं अक्षांशों के बीच में स्थित हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन हमको अधिक देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच। अगला प्रश्न है कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटक बिहार की यात्रा क्यों करते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटक हैं वो बिहार की यात्रा क्यों करते हैं, यानी कि विदेशी पर्यटक बिहार में क्यों आना चाहते हैं या क्यों आते हैं? जरा सा अब बताइए कि विदेशी पर्यटक बिहार में क्यों आते हैं। विदेशी पर्यटक बिहार में क्यों आते हैं? ऑप्शन एक है कि बिहार महान धर्मों की जन्मस्थली है। ऑप्शन बी है कि बिहार सांस्कृतिक संपन्न राज्य है। ऑप्शन सी है कि बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बताइएगा कि बिहार में जो पर्यटक आते हैं वो किन कारणों से आते हैं। देखिए, पहला है कि बिहार एक महान धर्मों का जन्मस्थल है। बिल्कुल, बिहार से कौन कौन? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है निर्माण हुआ, निकला है, जो मतलब विश्व स्तर पर पहुंचा है, कई देशों में फैला हुआ जैन धर्म, बौद्ध धर्म है। दूसरा है कि बिहार सांस्कृतिक संपन्न राज्य है। बिल्कुल सांस्कृतिक संपन्न राज्य है। बिहार में कई ऐसे स्थल हैं जहां पर्यटकों के लिए काफ़ी जो है रोचक चीज़ें देखने को मिलते हैं, खास करके बोध गया वगैरह, पटना वगैरह है। जैसे पटना मगध का इलाका है, बोध गया जहाँ बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ है। फिर उस पर वैशाली ले लीजिए। तो जो सांस्कृतिक संपन्न स्थल तो है, भले ही बिहार सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसको और बढ़िया तरीके से एक्सकैवेट करके, इसको बढ़िया तरीके से और उत्खनित करके इसका जो पर्यटक के रूप में प्रचार करना सरकार के द्वारा किया जाता तो और बिहार में पर्यटक लोग आते, है ना। लेकिन उस प्रकार की फैसिलिटी नहीं मिलती है, इसके कारण जो है पर्यटन अभी कम आता है, पर्यटक कम आते हैं, लेकिन फिर भी आते तो जरूर हैं। तो बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। बिल्कुल बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, जो प्राचीन काल से ही, यानी कि पूरा पाषाण काल से ही बिहार का जो है एक गौरवशाली इतिहास रहा है। भले ही हड़प्पा सभ्यता के लोग यहाँ नहीं आए हों, लेकिन प्राचीन काल के औजार यहाँ पे सिनवार में, चैचर में, चिरंद में मिले हैं। तो ये यहाँ प्राचीन गौरवशाली इतिहास बिल्कुल रहा है, खास करके बुद्धा के काल से तो बिल्कुल ही रहा है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या है? ऑप्शन है कि यह बैंकों का बैंक है।
ऑप्शन रिजर्व बैंक जो आरबीआई है वो उसका कार्य क्या नहीं है जी, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्या नहीं है, कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है। ऑप्शन एक, यह बैंकों का बैंक है। ऑप्शन बी, सरकार का बैंक के रूप में काम करता है। ऑप्शन सी है, यह मौद्रिक नीति बनाता है। और ऑप्शन डी है कि विदेशी व्यापार का विनिमय करता है। और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बताइएगा कि कौन सा कार्य नहीं है। देखिए आरबीआई जो है, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक। तो 1935 के बाद जो है, अब देखें कि आरबीआई बैंकों का बैंक है। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं या फिर प्राइवेट बैंक हैं, सबको लाइसेंस जारी करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। तो बिल्कुल बैंकों का बैंक है। सरकार के बैंक के रूप में काम करता है, बिल्कुल सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि आरबीआई के पास किसी भी व्यक्ति का खाता नहीं होता। उस आरबीआई के यहाँ सरकार के लेन देन का खाता होता है, राज्य सरकार के लेन देन का खाता होता है, और अन्य बैंकों, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, उस सबके बैंकों का जो लाइसेंस प्रदान करने का काम होता है आरबीआई का। तो ये सही है। अच्छा, मौद्रिक नीति जारी करता है। देखिए देश में दो प्रकार की आर्थिक नीतियां होती हैं, एक होता है मौद्रिक नीति, एक होता है राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति जो है, याद रखिएगा, राजकोषीय नीति है ना, राजकोषीय नीति सरकार जारी करती है, सरकार जारी करती है। और मौद्रिक नीति जो है, मौद्रिक नीति वो जारी करता है आरबीआई, ठीक है, आरबीआई। और आरबीआई जो है मौद्रिक नीति जारी करने के उसके कई टूल्स हैं। मौद्रिक नीति को कंट्रोल करने के लिए उसके बहुत सारे टूल होते हैं। टूल का मतलब बहुत सारे उसके छोटे छोटे जो सिद्धांत हैं, कानून हैं। इसमें आप देखें कि आर है, डबल आर, ट्रिपल आर है ना, यानी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, ठीक, SLR, ठीक है, OMO, ALF, है ना। ये सब क्या है? आरबीआई के टूल हैं, जिससे वो अपने मौद्रिक नीति को कंट्रोल करता है। RR यानी कि रेपो रेट, ट्रिपल आर रिवर्स रेपो रेट, ALF, ये है एडजस्टमेंट लिक्विडिटी फैसिलिटी। एक है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR कैश रिजर्व रेशियो, और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके माध्यम से आरबीआई जो है वो अपने नीति को कंट्रोल करता है। अच्छा, आरबीआई जो है जितने भी नोट होते हैं, खास करके 2 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक के जो नोट होते हैं, वो आरबीआई जारी करता है, और आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ये अलग बात है कि 2 रुपये के 5 रुपये के नोट अभी वर्तमान में बाजार में नहीं है, और 1 रुपये के नोट और जितने भी सिक्के हैं उसको जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है, उस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। लेकिन नोटों को और सिक्कों को जारी करने की जो नीति है वो आरबीआई तय करती है, ठीक है। अच्छा, जैसे अब कुछ प्रेस हैं, जैसे देवास में है नोट जारी होता है, कोलकाता में सिक्के बनते हैं, नोएडा में सिक्के बनते हैं, होशंगाबाद में सिक्के और नोट दोनों बनते हैं। तो ये याद रखिएगा इस प्रकार से। अच्छा, एक प्रश्न और पूछ लेता है इस प्रकार से प्रश्न में कि किसी भी मुद्रा का, है ना, किसी भी मुद्रा का जो है धात्विक मूल्य अधिक होता है कि अंकित मूल्य अधिक होता है ना। धात्विक मूल्य अधिक होता है कि मौद्रिक, अंकित मूल्य अधिक होता है, अंकित मूल्य अधिक होता है। बताइएगा। देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये 10 रुपये का सिक्का है, वो धातु से बना हुआ है, ठीक है, तो उस पर 10 रुपया जो लिखा हुआ है वो लिखित मूल्य अधिक है कि उस धातु का मूल्य अधिक है। देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी मुद्रा का जो धात्विक मूल्य है अंकित मूल्य से हमेशा कम होगा। धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से हमेशा कम होता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पृथ्वी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है कि पृथ्वी की घूर्णन गति घड़ी के सुई की दिशा में है, ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन की गति घड़ी के सुई की दिशा में है। ऑप्शन बी है भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। ऑप्शन सी है कि भारत ग्रीनविच रेखा के पूरब में स्थित है। और ऑप्शन डी है 1 से अधिक। तो बताइएगा कि पृथ्वी के संदर्भ में सत्य कथन सही कौन है। देखिए, हम लोग पहले ऑप्शन पे चलते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति घड़ी की सुई की दिशा में है। याद रखिएगा कि ये घड़ी है,
तो घड़ी जो है इस इधर से इधर मूव करती है ना, ऐसे, यानी कि ये पूरब से पश्चिम की ओर मूव कर रही है, ऐसे ऐसे। और पृथ्वी कैसे घूम रहा है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, है ना। पृथ्वी की जो घूर्णन की गति है वो एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ठीक है। दूसरा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। बिल्कुल है, अक्षांशीय विस्तार, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8,4 से लेकर के 37,6 के बीच में, तो लगभग 30 डिग्री का है। उसी प्रकार से देशांतरीय विस्तार भी भारत का 30 डिग्री का ही है। वो कितना है, वो है 68,7 से 97,25, है ना, के बीच में आपका देशांतरीय विस्तार है। तो ये तीसरी, ये भी सही, ये सही है आपका। कहता है कि भारत ग्रीन बीच से पूरब में स्थित है। बिल्कुल, ग्रीन बीच जो है वो लंदन में है। ये आप मान लेते हैं कि आपका, देखिए मान लीजिए कि ये जो है आपका पृथ्वी है और ये 0 डिग्री रेखा है, तो ग्रीन बीच से भारत पूरब में है। देखिए ये पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है यहाँ पे है 82.5 डिग्री उत्तरी क्या कह सकते हैं, पूर्वी देशांतर के पास स्थित है। तो भारत पूर्वी गोलार्ध में, ये सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा, एक से अधिक, यानी कि बी और सी दोनों सही है। अगले प्रश्न पे आइए। कहता है कि विष्णु के 52 अवतार का उल्लेख किस ग्रंथ में है। विष्णु के जो 52 अवतार हैं, 52 अवतार का मतलब कि 52 अवतार नहीं, विष्णु के 52 अवतार, है ना, विष्णु के 52 अवतार यानी कि 52 अवतार किस ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है। देखिए विष्णु का जो 52 अवतार है, ये जो है आपको किसके लिए लिया गया था, तो भारत में एक राजा हुआ करता, उसका नाम था राजा बलि। तो राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने 52 अवतार यानी कि 52 अवतार लिए थे, एक ब्राह्मण के वेश में लिए थे। तो 52 अवतार का सबसे पहला जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में है। ऑप्शन 1 है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन बी कठोपनिषद और ऑप्शन डी मनु संहिता। तो बताइएगा कि विष्णु के 52 अवतार का उल्लेख किस ग्रंथ में है। याद रखिए विष्णु के 52 अवतार का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में विष्णु के 52 अवतार का उल्लेख है। और उसके बाद, है ना, ये जो ऋग्वेद में आप देख रहे हैं, तो उसके बाद जो है आपको 52 अवतार का उल्लेख जो है मिलेगा कहां पे, तो देखिए हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इसके बाद आपको मिलेगा गरुड़ पुराण में, अग्नि पुराण में और भागवत पुराण में, ये जो है 52 अवतार का उल्लेख मिलेगा। देखिएगा कि विष्णु के 24 अवतारों में 10 अवतार का उल्लेख हमको मिलता है। उसमें जो है आपको सबसे पहला अवतार है मीन अवतार, मछली अवतार, मीन अवतार, कच्छप अवतार, कुर्रम अवतार, बराह अवतार, राम अवतार, सॉरी परशुराम अवतार, राम अवतार, है ना, बुद्ध अवतार। और एक अवतार ही बाकी है, कल्कि अवतार, अभी नहीं हुआ है, वो होगा, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार से भगवान बुद्धा का भी एक अवतार बाकी है, वो है मैत्रेय, भूलिएगा नहीं, बार बार पूछ लेते हैं वो। तो मैत्रेय अवतार बुद्धा का बाकी है और कल्कि अवतार विष्णु का बाकी है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न पे आइए। कहता है कि बंगाल में कौन से शासक ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि बंगाल का कौन सा शासक था जिसने यूरोपीय शासकों की तुलना जो है मधुमक्खी से किया है। ऑप्शन 1 है मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन बी अलीवर्दी खान, ऑप्शन सी सरफराज खान और ऑप्शन डी है उसका नाम है सिराजुद्दौला। तो बताइएगा कि किस शासक ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की है। देखिए जो बंगाल का जो घटना है बहुत इंटरेस्टिंग है ना। बंगाल की घटना इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब औरंगजेब का काल था तो औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल में जो है एक सूबेदार बनाकर भेजा था। किसको, तो सबसे पहले भेजा था मुर्शिद कुली खान को 1700 में ही। जब 1717 में फर्रुखसियत शासक बना तो मुर्शिद कुली खान को दीवान बना दिया। उसके बाद 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है और सरफराज खान उत्तराधिकारी होता है इसका। तो 1727 से लेकर के 1740 ईस्वी तक वो रहता है। 1740 में, है ना, 1740 में इसका जो एक सैनिक अधिकारी है उसका नाम है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान जो है सरफराज खान को पराजित करके गद्दी पर बैठ जाता है 40 में। और 1740 से लेकर के सरफराज खान का टाइम है, अलीवर्दी खान का टाइम है 1740 से 1700
1956 में इसकी मृत्यु हो जाती है अलीवर्दी खान की। और अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी चुनता है किसको, सिराज को, सिराजुद्दौला को, जो इसका दौहित्र है यानी कि नाती है। ठीक है। अच्छा, अब अलीवर्दी खान ने ही जो है सिराजुद्दौला को कहा था अपने नाती को कि देखो ब्रिटिश को कभी छेड़ना नहीं, ब्रिटिश उस मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं, जब इनको प्यार से सहलाओगे तो शहद देंगे और अगर इनको छेड़ोगे तो ये काट खाएंगे। ये कहा था कौन, सिराज, सॉरी ये कहा था अलीवर्दी खान ने किसको, सिराज को। तो एक बात याद रखिए। अगला प्रश्न कि बक्सर के युद्ध में शामिल थे कौन कौन, बक्सर के युद्ध में कौन कौन शामिल था। देखिएगा, ऑप्शन एक है कि मीर कासिम, ऑप्शन बी है मीर जाफर, ऑप्शन सी है सिराजुद्दौला और ऑप्शन डी है सरफराज खान। तो बताइएगा कि बक्सर के युद्ध में शामिल कौन था। देखिए बक्सर का बहुत इंटरेस्टिंग घटना, कब, तो 1764 की घटना है। प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध था जो निर्णायक युद्ध था। अगर बक्सर के युद्ध हार जाते ब्रिटिश तो ब्रिटिश का फैलाव वहीं से बंद हो जाता, ब्रिटिश वहीं से अपना बोरिया बिस्तर पैक करके उम्मीद, मतलब मे भी ऐसा उम्मीद था कि चले जाते। लेकिन बक्सर के युद्ध में वो हार गए, क्योंकि बक्सर का जो युद्ध है ना, वो 3 शासक इकट्ठे होकर लड़े थे। कौन कौन, तो मीर कासिम है ना, मीर कासिम, मीर कासिम और कौन, मीर कासिम कहाँ का है भाई, तो ये है बंगाल का नवाब। अवध का जो नवाब है उसका नाम है सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। और दिल्ली का जो भगोड़ा नवाब है शाह आलम द्वितीय। तो ये भी जो है लड़ा था, तीनों मिलकर के, तीनों की सेना। और ब्रिटिश की सेना थी, उसका नेतृत्व कर रहा था, उसका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के पास कहा जाता है कि उस समय मात्र 3 दिनों की सामग्री थी और उसने तय किया था कि या तो हम युद्ध लड़ेंगे जीतेंगे, नहीं तो हम इसी युद्ध में मिट्टी में मिल जाएंगे। और कहा जाता है कि जब बक्सर के युद्ध में ये तीनों राजाओं की सेना और उधर से ब्रिटिश की सेना आमने सामने हुई तो मात्र 5 घंटे में ही ये जो संयुक्त सेना थी उसके पांव उखड़ गए और अंत में जो है ब्रिटिश की विजय हुई। ठीक है। तो ये बक्सर का युद्ध काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और बक्सर के युद्ध के बाद ही आपने देखा होगा कि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि के लिए दोबारा रॉबर्ट क्लाइव को लंदन से बुलाया गया था। ठीक है। और उसके बाद जो है 66, 65, 66, 67 में ही वो उनकी मृत्यु हो गई थी, किनकी, रॉबर्ट क्लाइव की। तो ये याद रखिए। अगला प्रश्न पे आइए कि गोवा को पुर्तगालियों से किसने छीना था। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि गोवा को पुर्तगालियों से किसने छीना था। ऑप्शन एक है, सॉरी, गोवा को पुर्तगालियों ने किससे छीना था, बीजापुर से, गोलकुंडा से, विजयवाड़ा से कि मराठवाड़ा से। तो याद रखिएगा कि किससे छीना था जो है पुर्तगालियों ने गोवा को, है ना। तो बताइए, देखिए गोवा को छीना था कहाँ से, तो बीजापुर से। बीजापुर के शासक था, उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, है ना, यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाह से छीन लिया था। और उस समय पुर्तगाली का जो गवर्नर था उसका नाम था अल्फांसो डी एल्बुर्कर। और ये घटना है 1510 ईस्वी की। ठीक है, 1510 ईस्वी की घटना ये है। और याद रखिएगा कि सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में गए कब, 1961 ईस्वी में वो गए। पुर्तगाली सबसे बाद में इंडिया को छोड़कर गए थे। तो ये याद रखना है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया है। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया है, तो बताइएगा कि किस संस्था का गठन किया गया। ऑप्शन है एक कि योजना आयोग के स्थान पर वित्त आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और कोठारी आयोग। तो बताइएगा कि योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया है। तो थोड़ा जल्दी इसको बताएंगे आप कि किस संस्था का गठन किया गया है। हाँ, देखिए योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया है, तो ऑप्शन है वित्त आयोग, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है विधि आयोग, ऑप्शन डी है कोठारी आयोग। तो देखिए योजना आयोग के स्थान पर किया गया गठन किसका, तो नीति आयोग का। देखिए योजना आयोग का की जो स्थापना है वो स्थापना 15 मार्च, है ना, 15 मार्च 1950 में किया गया था, 50 में किया गया था। और उसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू।
और इन्हीं के योजना आयोग के द्वारा ही पंचवर्षीय योजना की शुरू किया गया था, पंचवर्षीय योजना। और 1951 से लेकर के 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। अब तक 12 पंचवर्षीय योजना स्थापित हो चुका है, मतलब चल चुका है। अंतिम पंचवर्षीय योजना जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था वो 2012 से लेकर के 2017 तक था, ठीक है। और 17 के बाद पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया। जो योजना आयोग है उसकी समाप्ति नई जो सरकार आई थी, मोदी सरकार, वो 2014 में ही योजना आयोग को समाप्त कर दिया था और उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। ये जो नीति आयोग जो बना था वो बना था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसको स्थापित किया गया था, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या था? प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या था? प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या था? कागजी मुद्रा था, प्लास्टिक मुद्रा था, वस्तु विनिमय प्रणाली था कि धात्विक मुद्रा था? तो बताइएगा कि प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या था। देखिए, प्राचीन काल में मौद्रिक आधार था क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली। लोग एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बेच करके, खरीद करके, बदल करके अपने जीवन को चलाते थे, जीविकोपार्जन करते थे, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे, यानी कि वस्तुओं को खरीद बिक्री करते थे, उसका नाम था वस्तु विनिमय प्रणाली। और सबसे पहले जो मुद्रा के रूप में स्थापित हुआ उसका नाम था आहत मुद्रा। और आहत मुद्रा आया था कब? ये जो आपको मिलता है आहत मुद्रा, है ना, ये आहत मुद्रा आपको आता है महाजनपद काल में, महाजनपद काल में मिलता है। और आहत मुद्रा को हम क्या बोलते हैं? पंचमार्क क्वाइन, पंचमार्क क्वाइन, ठीक है। तो याद रखिएगा आहत मुद्रा। अच्छा, इसके पहले भी मुद्रा था निष्क और शतमान। निष्क और शतमान जो है वैदिक काल में 2 मुद्राएं थी। और निष्क का मतलब है कि कोई महंगी धातु, यानी कि हीरे जवाहरात, सोने चांदी। और शतमान का मतलब है कि जो गाय है ना, वो 100 गायों का एक समूह शतमान कहलाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए, भारतीय नागरिक के लिए है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक के लिए है? अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, एक से अधिक। देखिए, मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार आपको कहाँ मिलता है? भाग 3 में, है ना। भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार मिलता है। 12 से लेकर के 36 तक मिलता है। टोटल 23 अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकार में, ठीक। और 23 अनुच्छेद में जो 5 ऐसे अनुच्छेद हैं, 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। वो कौन है? वो है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, हाँ, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, है ना। ये 5 अनुच्छेद जो है वो केवल और केवल किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। बाकी जो अनुच्छेद है वो भारतीयों के साथ साथ में विदेशियों को भी प्राप्त है। तो ये है आपका मौलिक अधिकार में इतना प्राप्त है, ठीक। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहते हैं हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम से फैलता है, ऑप्शन बी है माइकोबैक्टीरियम से, एक है मोरबीली से और एक है रेबीज से। तो बताइएगा कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग होता है किससे? रेबीज से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो है वो रेबीज से होता है, ठीक है। और रेबीज कहाँ से मिलता है? तो रेबीज कहते हैं कि जो जानवर मांस खाता है उसमें रेबीज के जो है ना जीवाणु पाए जाते हैं, रेबीज के विषाणु पाए जाते हैं। तो रेबीज जो है मांसाहारी जानवरों में होता है। सबसे अधिक मात्रा में जो रेबीज है वो कुत्तों में होता है, खास करके देहाती कुत्तों में जो हमारे आसपास घूमते रहते हैं, उनमें जो है रेबीज की मात्रा अधिक होती है। और उन कुत्तों में जब रेबीज की मात्रा और बढ़ जाती है तो कुत्ते पागल हो जाते हैं और जिनको काटते हैं ना उनको हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है, अगर समय पे रेबीज का इंजेक्शन नहीं लिया जाए तो याद रखिएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए। कहता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन बी है भारत का आधा भाग उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में है। ऑप्शन सी है कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक। तो बताइएगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सही है कि नहीं है? देखिए, ये पृथ्वी है तो भारत जो है वो बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? तो कर्क रेखा के बीचों बीच में,
है ना। कर्क रेखा भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में है यहाँ पर भारत। दूसरा है कि भारत का आधा भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। बिल्कुल, भारत जो है, भारत की अवस्थिति इस प्रकार से है कि भारत के आधा भाग आता है उपोष्ण कटिबंध में और आधा भाग आता है उष्ण कटिबंध में। क्लियर? अच्छा, संपूर्ण भारत आता है उष्ण कटिबंध में, ठीक है, तो ये भी सही है। आगे है कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल, अगर हम भारत की अवस्थिति देखें तो अक्षांशीय दृष्टि से, यानी कि भूमध्य रेखीय दृष्टि से हम देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर देशांतरीय दृष्टि से हम देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है, तो ये भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। भारत उत्तरी गोलार्ध में भी है और भारत पूर्वी गोलार्ध में भी है, तो ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पे आइए, कहता है कि पुरापाषाणकालीन समाज किस नाम से जाना जाता था? भारत के जो पुरापाषाणकालीन समाज है वो किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन एक है कि ग्रामीण सोसाइटी, ऑप्शन बी है बैंड सोसाइटी, ऑप्शन सी है ट्राइबल सोसाइटी, और ऑप्शन डी है फॉरेस्ट सोसाइटी। तो प्राचीन कालीन जो है समाज है, यानी कि पूरा पाषाणकालीन समाज किस नाम से जाना जाता था? देखिए, जो प्राचीन समाज है वो बैंड सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। बैंड सोसाइटी इसलिए क्योंकि उस काल के समाज में जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी, कुछ ही 10, 15, 20 लोग हुआ करते थे, और उसी 10, 15, 20 लोगों का एक समाज हुआ करता था, वही उनका परिवार हुआ करता था, और साथ मिलकर के शिकार करते थे, साथ मिल करके रहते थे, वहाँ कोई भेदभाव नहीं हुआ करता था। तो ये बैंड सोसाइटी का ये प्रमाण माना जाता है प्राचीन कालीन समाज, यानी कि पाषाणकालीन समाज। अगला प्रश्न कि संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक कौन है? अब देखिए, संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन एक है कि संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय, और ऑप्शन डी है मंत्री परिषद। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत हल्का प्रश्न है ये कि संविधान का संरक्षक कौन है। तो देखिए, इसका संविधान का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, है ना, संविधान का संरक्षक है। तो आज इसमें इतना ही है। फिर हम आपके सामने कल हाजिर होंगे, या फिर कल जो है सुबह 6:30 बजे से हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी हमको देख रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि हम और मोटिवेशन के साथ आपके साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।